हम इधर इसका आंसर बताएं। 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइड बाई 50, 9 एक्सपोनेंट माइनस 8 तो देगा भाई 9.0 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम चार्ज इसके ऊपर स्टोर होगा एक दफ़ा में। तो कैपेसिटर की एक प्लेट पर एक दफ़ा में जो चार्ज स्टोर होगा वो 9.0 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम का चार्ज जो स्टोर होगा इसमें। हो गया स्टोर। अब आगे चलते हैं। कह रहे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। तो कह कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है कि प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर हुआ डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। प्लेट पे चार्ज स्टोर हुआ था 9.0 एक्सपोनेंट माइनस 8, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है 120। इसका आंसर भी बताते हैं भाई कितना आ रहा है। 9.0 एक्सपोनेंट माइनस 8 डिवाइड बाई 120, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। 7.5 एक्सपोनेंट माइनस 10। उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 7.5 एक्सपोनेंट माइनस 10 फैरेड। फिर ये कह रहे हैं कि अ सेकंड कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस इक्वल टू दैट ऑफ कैपेसिटर सी is now placed in series with capacitor C. Suggest and explain the effect of the current recorded on the ammeter. आसान जबान में कह रहा है कि इस डायग्राम में जो कैपेसिटर लिखा हुआ है ना C, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दिया C सेम कैपेसिटेंस का। तो ये कैपेसिटर अगर आप सीरीज में लगा देंगे यहाँ पर तो उसके लगाने से जो एमीटर की रिकॉर्डिंग है, जो एमीटर की रीडिंग है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आप दो कैपेसिटर आइडेंटिकल सीरीज में लगाते हैं तो फिर आपकी नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है। तो आपकी नेट कैपेसिटेंस जो है वो हो जाती है C/2 की, यानी कि आधी हो जाएगी आपकी नेट कैपेसिटेंस। और जब आपकी नेट कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी तो फिर जो आप पे चार्ज स्टोर होगा वो भी आधा स्टोर होगा, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो C/V के बराबर होता है। तो जब C की वैल्यू आधी हो जाएगी तो चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चार्ज भी आधा स्टोर होगा, और जब चार्ज आधा स्टोर होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, फिर करंट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि करंट जो चार्ज अपॉन टाइम है ना। लिहाजा इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब ये होगा कि नेट कैपेसिटेंस आपकी आधी हो जाएगी, the net capacitance is now C upon 2, charge stored Q/2. Therefore, being on ammeter decreases. एमीटर की जो रीडिंग वो भी बेचारी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब चार्ज ही कम स्टोर होगा, आधा चार्ज स्टोर होगा, तो करंट भी फिर कम ही हो जाएगा ना, जाहिर है। ठीक है, दैट्स इट। ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई हमारी। चलें अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में वो डिस्कस करते हैं और फिर अगली वर्कशीट सॉल्व करेंगे। और लास्ट टाइम यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि कैपेसिटर आप यूज़ कहाँ पे करते हैं, मैंने आपको बता दिया था ये कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने में इस्तेमाल होता है, रेक्टिफाइड करंट को स्मूथ करने में इस्तेमाल होता है, टाइम डिले सर्किट में इस्तेमाल होता है, ऑसिलेटर्स में इस्तेमाल होता है, और ट्यूनिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको ये बताया था कि एक स्फीयर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है, यानी एक जो मेटल का स्फीयर होता है जो कि चार्ज होता है, उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ये हमारी बात हुई थी कि उसकी कैपेसिटेंस 4πε0r के बराबर होती है। अब एक चीज़ हम और कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर
और वो जिस तरह कहलाती है वो चीज़ कहलाती है एक और चीज़ हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर आप एक कैपेसिटर को एक वोल्टेज देते हैं V, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, तो उसकी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज कितना स्टोर होता है, Q चार्ज स्टोर होता है। और ये बात हमने शुरू में पढ़ी थी कि आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। C तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे Q जो है प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। लिहाजा अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं जिसमें आप मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, वाई एक्सिस पे चार्ज ले लें, ठीक है, या उसका वाइस वर्सा कर लें, एक्स एक्सिस पे चार्ज लेने, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लें। पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बन गया स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगा। फर्ज करें जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है आपके पास वो वी आ रही है, जो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है, चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो रहा है वो वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये एरिया मालूम करूँ अंडर द ग्राफ, तो ये एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल बन रही है ना, ये बराबर होगा हाफ इंटू क्यू इंटू वी, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। तो जो एरिया बन रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के ग्राफ का अंडर द ग्राफ जो एरिया बन रहा है वो हाफ क्यू इंटू वी बन रहा है। देखिए किसी भी ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी को जो कि एक्स और वाई के प्रोडक्ट के बराबर हो। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी मिसाल है कि बचपन में आपने ग्राफ बनाया था स्पीड का और टाइम का, बनाया था नहीं बनाया था, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते थे और जब आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते थे, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते थे और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते थे, तो ये एरिया किसको शो करता था, ये एरिया शो करता था डिस्टेंस को। क्यों शो करता था डिस्टेंस को, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस के बराबर होती है, इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्टेंस को शो करता था। तो ये असूल हर ग्राफ पे लगेगा, हर ग्राफ का जो एरिया होता है वो उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और वाई की क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमने जो ग्राफ बनाया है इसके एक्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वाई पे चार्ज है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें अगर आप बचपन में वापस जाएं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन या फिर एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन और एनर्जी अपॉन चार्ज के। लिहाजा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें चार्ज से इसके बराबर होगा, बराबर होगा एनर्जी या वर्क डन के बराबर होगा। लिहाजा यहाँ पे जो एरिया है ये शो करेगा किसको, ये शो करेगा एनर्जी स्टोर्ड को, तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है। और आप चाहें तो इसको ई से या डब्ल्यू से शो कर सकते हैं, और ये बराबर किसके बराबर है, हाफ क्यू इंटू। क्यू का मतलब है कि एक प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है और वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा हाफ क्यू इंटू वी के। कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की है बराबर होगी इसके हाफ क्यू इंटू वी के बराबर होगी। क्यू का मतलब है कि एक प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर हुआ और वी का मतलब है कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो ये क्यू होता है ये बराबर होता है किसके, सी इंटू वी के बराबर होता है। आपको ये बताया कि क्यू बराबर होता है सी इंटू वी के, यानी कि कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किसके, चार्ज स्टोर्ड के, चार्ज स्टोर्ड ऑन अ प्लेट के। तो क्यू को हम रिप्लेस करें
तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हाफ सी वी, और फिर बी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। इतना वी बराबर होता है क्यू अपॉन सी के। यहाँ पर अगर वी की जगह क्यू अपॉन सी पुट करें तो फिर एनर्जी स्टोर्ड बराबर हो जाएगी किसके, हाफ क्यू इंटू क्यू अपॉन सी, यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो तीन फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके आप एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जो है मालूम कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले जिनको यूज करके आप एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जो है मालूम कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जो है वो बराबर होती है या तो हाफ क्यू वी के, या फिर बराबर होती है हाफ सी वी स्क्वायर के, या फिर बराबर होती है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के। ठीक है, एक कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो या तो बराबर होती है हाफ क्यू इंटू वी के, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर के, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी के। इन तीन फॉर्मूले के जरिए आप एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैपेसिटेंस गिवन है, आपको चार्ज गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके जो एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो गया एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर का। फर्ज करें आपको मैं सवाल देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सवाल क्या है? सवाल ये है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट 12 वोल्ट। यानी कि आप क्या कर दे रहे हैं डाटा में, कैपेसिटेंस दे रहे हैं, कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड मतलब है 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैराड, जबकि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 12 वोल्ट है। तो आपको एनर्जी स्टोर मालूम करनी है कि इसमें कितनी एनर्जी है वो स्टोर है। अब आपको सी और वी की वैल्यू गिवन है, तो अगर आपको सी और वी की वैल्यू गिवन हो तो फिर आप डब्ल्यू कैसे मालूम करते हैं? तो आप डब्ल्यू मालूम करते हैं इस फॉर्मूले के जरिए हाफ सी वी। तो फिर आप इस फॉर्मूले के जरिए जो है वो डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करते हैं, एनर्जी की वैल्यू मालूम करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू हो जाएगी 5 एक्सपोनेंट माइनस 6, वी की वैल्यू है 12 प्लस 1/2, 5 into 10⁻⁶ to 144। ठीक है, इसको सॉल्व करके पता नहीं क्या आंसर आएगा। सॉल्व करके बताना भाई क्या आंसर आ रहा है। 22 into 5 हो जाएगा 363.6 -4 जूल। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ये आ रहा है। तो उसके बेस्ट पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई? 3.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 जूल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, अब इसी सवाल का एक पार्ट हम और करते हैं। सम ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज लॉस्ट falls to 8 volt. Calculate the loss of energy. ठीक है, अगर इस कैपेसिटर का थोड़ा बहुत चार्ज है ना डिस्चार्ज हो गया, इसके वजह से इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट था ना, 12 वोल्ट से कम होकर कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो इसने एनर्जी कितनी लूज की? तो आपको बताना है कि इसने एनर्जी कितनी लूज की। देखिए पहले जो उसकी एनर्जी होगी W1 कितनी होगी, हाफ सी V1 स्क्वायर। बाद में उसकी एनर्जी हो गई होगी W2, वो कितनी होगी, हाफ सी V2 स्क्वायर।
सी के साथ 1 2 क्यों नहीं लगाया, तो वो सी तो कांस्टेंट है। अलबत्ता V1 और V2 जो है वो डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होगा, पहले एनर्जी ज़्यादा थी बाद में कम हो जाएगी ना एनर्जी, तो आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा बराबर होगा W1 माइनस W2। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी आपका बराबर होगा हाफ सी V1 स्क्वायर माइनस हाफ सी V2 स्क्वायर। सब कॉमन लेंगे हाफ सी, तो क्या बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बचेगा। बच गया। और लिखेंगे हाफ इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5 माइक्रो फैरेड है ना, हाँ सी की वैल्यू है 5 माइक्रो फैरेड, 5 इंटू 10 की पावर माइनस। V1 यानी कि शुरू में वोल्टेज कितना था 12 का स्क्वायर, बाद में वोल्टेज कितना रह गया 8 का स्क्वायर, 2.5 माइनस 6 144 माइनस 6 2.5 इंटू 80 बचेगा मेरे पास, 10 की पावर माइनस, तो कितना हो जाएगा भाई, जो हो जाएगा मेरे पास से 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो आपने लॉस ऑफ एनर्जी जो किया वो कितना किया, आपने लॉस ऑफ एनर्जी किया 2.0 एक्सपोनेंट माइनस 4 जूल्स का आपने जो है वो एनर्जी लॉस किया। ठीक है, so this is how we calculate the energy stored in a capacitor, and this is how we calculate the energy loss or change in energy of a capacitor। चलिए that is all about it। अब हम इसकी जो है बाकी वर्कशीट में वो सॉल्व करते हैं चैप्टर की। ऑलराइट, ये नेक्स्ट वर्कशीट है चैप्टर की, वर्कशीट नंबर 13। इसके पहले सवाल में कह रहे हैं कि a capacitor consists of two metal plates separated by an insulator as shown in figure 3.1। एक कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स हैं, बीच में इंसुलेटर है। Can a potential difference between the plates is V? The variation with V of the magnitude of the charge Q on one plate is shown। तो कैपेसिटर की किसी भी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है, कैपेसिटर की किसी भी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ग्राफ आपको बना के दिया वी और क्यू का ग्राफ। और आप देख सकते हैं कि वी और क्यू का ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, ओरिजिन से पास होता है। एक्सप्लेन व्हाई द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी बट नॉट चार्ज। एक्सप्लेन करेंगे कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि द चार्ज स्टोर charge stored on both plates of capacitor equal but opposite। Therefore, the charge stored on both plates of capacitor is equal but opposite। Therefore, net charge stored is zero। However, the work done to separate charges however the work done to separate charges
is stored in the form of electric potential. ठीक है, लेकिन जब आप वर्क डन करेंगे चार्जेस को सेपरेट करने के लिए वो वर्क डन जो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर ये कह रहा है यूज फिगर 3.2 टू डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसके बराबर होती है? Q अपॉन V के बराबर होती है। और Q और V की वैल्यू कहाँ से आएगी? Q और V की वैल्यू आएगी ग्राफ से। ग्राफ में Q की वैल्यू मिली कूलम में दी हुई है और V की वैल्यू वोल्ट में दी हुई है। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू चूज कर लें। 5 वोल्ट ले लेते हैं और 5 वोल्ट का ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 6, 7, 8 और 9 आ रहा है 9 मिली। एन एक्स पर -3 कूलम आ रहा है 9 मिली और वोल्टेज कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। तो फॉर्मूले में क्यू की जगह क्या आएगा? क्यू की जगह आएगा 9 मिली वोल्ट, वोल्टेज जो आएगा 5 वोल्ट, आएगा 1.6 या 1.8, 1.8 बनेगा मेरे पास, 1.8 and -3. So the capacitance of capacitor is 1.8 x to -3 farad. इसने फरमाइश की है कि मुझे आंसर माइक्रो फैराड में दो। तो मुझे देना भाई, माइक्रो मतलब है 10 की पावर -3 को 10 की पावर -6 बनाना होगा। 10 की पावर -3 को -6 बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 1800 एक्सपोनेंट -6। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी भाई 1800 माइक्रो फैराड। आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 1800 माइक्रो फैराड। वही फिर ये करेगा व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 7.5। करेगा जब आप इसके वोल्टेज को 10 से 7.5 कर दोगे तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाया था। लॉस ऑफ एनर्जी बराबर होगा W1 माइनस W2 के, यानी कि हाफ सी C1 स्क्वायर माइनस हाफ सी V2 स्क्वायर के बराबर होगा लॉस ऑफ एनर्जी। हाफ सी को कॉमन लेंगे तो बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। की वैल्यू आपने इसको निकाली है 1800 माइक्रो फैराड, 1800 माइक्रो फैराड। V1 ये कह रहा है 10 का स्क्वायर, V2 कह रहा है 7.5। तो सॉल्व करके आंसर निकालना है कितना आ रहा है एनर्जी लॉस का। तो सॉल्व करके आंसर निकालना है कितना आ रहा है बताओ।
हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? 3.94 एक्सपोनेंट माइनस टू। 3.94 एक्सपोनेंट माइनस टू आ रहा है ये आंसर। तो ये 3.94 एक्सपोनेंट माइनस टू आ रहा है। आपको आंसर चाहिए मिली जूल, तो उसको मिली में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 करना पड़ेगा। तो जाएगा 39.4 एक्सपोनेंट माइनस 39.4 मिली जूल। एनर्जी जो आपने लूज की है वो 39.4 मिली जूल आपने एनर्जी लूज की है। फिर कह रहे हैं कि थ्री कैपेसिटर्स एक्स वाई एंड जेड ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड are connected as shown in figure 3.3. Initially, the capacitors are uncharged. A potential difference of 12 volt is applied between point A and B. Determine the magnitude of the charge on one plate of capacitor C. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ दिया है 12 वोल्ट। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। यहाँ से करेंगे, बताओ कि जो पहला वाला कैपेसिटर है एक्स, उस पर कितना चार्ज स्टोर हुआ। उसका चार्ज स्टोर अभी मालूम कर लेते हैं। पहले देखेंगे टोटल कैपेसिटेंस कितनी बन रही है। 10 और 10 कितना होता है 20, और 20 और 10 सीरीज में। 10 और 10 कितना हो गया 20, पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं ना कैपेसिटेंस। और 20 और 10 सीरीज में। तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं डिफरेंट वैल्यू के, तो उनकी कैपेसिटेंस आती है प्रोडक्ट अपॉन सम से, यानी कि 200 डिवाइड बाई 30, यानी कि 20/3 और 6.67 माइक्रो कूलम। अभी टोटल जो है वो, सॉरी नॉट माइक्रो कूलम है, क्या लिखा हूँ मैं, माइक्रो फैराड। टोटल कैपेसिटेंस आपकी आ गई 6.67 माइक्रो फैराड या 20/3 माइक्रो फैराड। अभी देखना कि चार्ज कितना है। टोटल चार्ज बराबर होगा सी इंटू वी के। सी की वैल्यू है 20/3 और वी की वैल्यू है 12। 4 80 माइक्रो कूलम का टोटल चार्ज आ रहा है। अभी सर्किट कुछ इस तरह से है कि एक तो ये कैपेसिटर एक्स है और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाई और जेड का कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में आपको पता है चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो इस पे भी माइक्रो 80 माइक्रो कूलम होगा, इस कॉम्बिनेशन पे भी मिलाकर 80 माइक्रो कूलम होगा। तो मैं तो बेसिकली बताता ये बताना था ना कि एक्स पे कितना चार्ज है, मतलब इसका चार्ज बताना था। इसका चार्ज कितना बन रहा है, चार्ज बन रहा है 80 माइक्रो कूलम। जैसे माइक्रो कूलम में लिखा हुआ है 80 माइक्रो कूलम शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं और बीच में इंसुलेटर है। तो कह रहे हैं कि बताओ कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज नहीं करता। तो ये मैंने अभी ऑलरेडी डन कर चुका हूँ इसको। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर अभी मैंने इस वर्कशीट के शुरू में डिफाइन किया। ये कह रहे थे कैपेसिटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज वी नॉट। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर फॉर अ शॉर्ट टाइम. It is then disconnected. The energy stored in the capacitor is reduced to 1/16 of its initial value. Determine in terms of V naught the potential difference across the capacitor. देखिए भाई, कैपेसिटर में पहले पोटेंशियल था V नॉट, फर्स्ट केस में एनर्जी कितनी थी W, और उसकी कैपेसिटी कितनी थी C। अब क्या हुआ कि इसमें से कुछ चार्ज जो निकल गया, जिसके साथ इसकी एनर्जी कितनी रह गई 1/16 W रह गई। तो इसका जो नया वोल्टेज होगा वो आपको मालूम करना है कितना होगा, E की वैल्यू C होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये W है ये बराबर होगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर के, और यहाँ पे जो ये 1/16 W है ये बराबर होगा हाफ सी वी स्क्वायर के। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जो V की वैल्यू मालूम करनी है, नया वोल्टेज मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ पुराने की वैल्यू, इनके वी नॉट की टर्म में मालूम करना है कि V कितना होगा। तो W की जो ये वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करते हैं, हो जाएगा 1/16, और W की जगह क्या आएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो वी स्क्वायर बराबर होगा 1/16 वी नॉट स्क्वायर के, और वी बराबर होगा 1/4 वी नॉट के। पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा 1/4 वी नॉट
1/4 वी नॉट का क्या मतलब है? 1/4 वी नॉट मतलब है 0.25। तो आपको ये आंसर भी आ गया एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ये वो शीट आपके खत्म हुई। हम देख लेते हैं इसके अलावा और कोई वर्कशीट अगर है तो। एक वर्कशीट और है इसको निकालने आ रही है। इसमें कह रहा है कि स्टेट टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो यूजेस बता दूं अदर देन फॉर स्मूथिंग डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को स्मूथ करने के अलावा देखिए मैंने आपको 4-5 यूज बताए थे उनमें से एक स्मूथिंग था। स्मूथिंग के अलावा आप इसको ले सकते हैं इन ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग कैसे लिखते हैं? ट्यूनिंग डबल लाइन आता है, सिंगल लाइन आता है? ट्यूनिंग सर्किट में यूज होता है। और उसके अलावा टाइम डिले सर्किट में भी यूज होता है। फायदे भी यूज आपके correct combined capacitance between terminal A and B of the arrangement shown is 4 microfarad। इस पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। Two capacitors each have capacitance C and the remaining capacitors each have capacitance 3 microfarad। PD across A and B is 12 volt। तो कैपेसिटेंस C मालूम करें। लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। लेकिन 3 और 3 कितना होता है? 6। ये 6, ये C और ये C, इन तीनों की कैपेसिटेंस मिला के 4 है, तीनों सीरीज में। यानी कि एक C दूसरा C और दोनों की कैपेसिटेंस एक थी, तीनों सीरीज में और तीनों कैपेसिटेंस मिलाकर 4 है। सीरीज में 1/, रिजल्टेंट यानी कि 1/C बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, एल्सियम ले लेंगे। एल्सियम नहीं बल्कि एल्सियम डाल देंगे, खबर करेंगे। पहले वैसे करेंगे 1/6 को यहाँ पे लें तो बराबर है 1/C प्लस 1/C। 1/C प्लस 1/C बराबर हो जाएगा आपका 2/C के बराबर है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करें तो एल्सियम कितना आएगा? 12 3 माइनस 2 2/C मिलेगा 1/12 इज इक्वल टू 2/3 जीरो से कितना हो जाएगा? 24। आ रहा है आपका 24 माइक्रोफैराड। ठीक है, सी की जो वैल्यू आ रही है 24 माइक्रोफैराड है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू द अरेंजमेंट। तो इस पूरे अरेंजमेंट को कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? चार्ज बढ़ता है सी इंटू वी से। बस ध्यान में रखिए कि इस पूरी अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितनी है? 4 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 12 वोल्ट। टोटल चार्ज स्टोर हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्टेज। कितना हो जाएगा भाई? 48 4.8 -5 किलो। -5 किलो मतलब आपको माइक्रो में चाहिए ना, तो आपके 10⁻⁻⁶ रखो। 12 4 जाए कितना हो जाएगा? 48। 48 x⁻⁶ यानी कि 48 माइक्रो। ठीक है, यूज योर आंसर इन पार्ट 2 टू स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट। एक प्लेट पर कैपेसिटर सी की एक प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा? लेकिन टोटल चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो सीरीज में सेम होगा ना, इस पे भी 48 होगा, इस पे भी 48 होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे मिलाकर 48 होगा। तो सी की किसी भी प्लेट पे चार्ज होगा 48 माइक्रो कूलम। और जो कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड के इन दोनों पे मिलाकर जो है वो, इन दोनों पे मिलाकर जो है 48 होगा। तो एक पे कितना होगा? 24, दूसरे पे कितना होगा? 24। क्योंकि पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है, डिवाइड होता है। तो टोटल 48 है, तो थ्री थ्री पैरल लगे हुए, तो दोनों में से किसी भी एक की प्लेट पे 24 माइक्रो कूलम जो है चार्ज स्टोर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कैपेसिटेंस का चैप्टर जो वो अपने अख्ताम को पहुंचा। और अब ये है कि इंशाल्लाह ताला
अब इसकी जो है कुछ असाइनमेंट्स वगैरह आपको सॉल्व करनी होंगी, असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको भिजवाता हूँ। और चैप्टर भी खत्म हो गया, तो इस चैप्टर की पीडीएफ भी शेयर करता हूँ आपके साथ अभी तक क्लासेस से फ्री होके। और सारी वर्कशीट जो मैंने सॉल्व की वो भी शेयर करता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम we'll talk about a new chapter most probably, or we'll talk about the assignments or practice exercise of this chapter. So till then, stay tuned, and I'll share all the PDF inshallah.